स्टूडेंट्स, आज हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, राइट। तो चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि 11th क्लास के अंदर आपका ये सेकंड चैप्टर है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये जो चैप्टर है इसको आप ऐसा मत समझिएगा कि आपने सिर्फ 11th क्लास में पढ़ लिया और आपकी बात खत्म हो गई। जो आप ये चैप्टर 11th क्लास में पढ़ेंगे ये आपको हमेशा, जब तक आप अकाउंट्स की स्टडी करेंगे तो हमेशा ये टर्म्स आपको काम आएंगी, राइट। तो इसलिए ये नहीं है कि अभी हमने पढ़ लिया और 15 दिन के बाद हम भूल गए। और चैप्टर का नाम है, आपके लिए नया सब्जेक्ट है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आप कहीं ना कहीं मेरे से पहले वाली क्लासेस में भी कुछ ना कुछ सीख चुके हैं कि एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है। तो उनको अब हम एक टाइप से दोबारा भी ले रहे हैं कि हमारी एसेट्स क्या होंगी, लाइबिलिटीज क्या होंगी, कैपिटल क्या होगा, एक्सपेंसेस क्या होगा। तो सबसे पहले जो आज मैं आपके सामने टर्म्स रख रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस टर्म का नाम है एसेट्स। अब आप कहेंगे एसेट्स क्या होता है, तो आप जो एनसी में बैठे हुए हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, ये जो इनकी बिल्डिंग है नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की, ये भी हमारी एसेट है। और जिन चेयर्स पे आप डेस्क पे बैठे हुए हैं ये भी आपका जो है वो क्या है, एसेट्स है। तो ये एनसी की एसेट है, ये ध्यान रखना, मेहता सर की एसेट नहीं है ये एनसी की एसेट है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, आप ध्यान रख लें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट पॉइंट ऑफ व्यू मेहता सर। तो ये जो बिल्डिंग है, ये जो चेयर्स हैं, जो भी यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है वो नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का है, मेहता सर का नहीं है। तो एसेट्स क्या है, एसेट जो होते हैं वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। एसेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये चेयर्स हैं, बिल्डिंग है, एसी लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है और बाकी रूम्स में जो सामान पड़ा हुआ है, ये हमारी एसेट्स हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। विच आर राइट्स, ये हमारे राइट्स होते हैं। ये एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, ये हमारे राइट्स हैं। इनको हम यूज करते हैं, विच आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल। उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हैंडल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और कोई एक इंडिविजुअल भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा की कपड़े की दुकान है, तो उन्होंने एक बिल्डिंग ली, उन्होंने एक दुकान बनाई अपनी, तो वो जो दुकान है, जो शॉप है, जो बिल्डिंग है, वो आपके पापा की एसेट्स है, वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट राइट्स हैं, जिनको वो कंट्रोल कर आगे फ्यूचर में पैसा कमाएंगे। अब ये आ जाता है कि एसेट कितनी तरह की होती हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जो हम धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। एसेट्स के बेसिक 3 टाइप्स होते हैं। तो एसेट्स आपकी 3 तरह की है। नंबर 1 करंट एसेट्स, नंबर 2 नॉन करंट एसेट्स, एंड नंबर 3 इज द फिक्टिशियस एसेट्स, FICTIOUS। ये जो फिक्टिशियस एसेट है, ये अभी आप अपने माइंड से थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दीजिए। ये भी धीरे धीरे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा तो आपको फिक्टिशियस एसेट भी क्लियर कर देंगे। थोड़ा बहुत आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में, लेकिन आज आपका जो ध्यान होना चाहिए वो पूरे का पूरा करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स होना चाहिए। अब आप कहेंगे करंट एसेट्स क्या होती है। करंट एसेट्स के बारे में अगर शायद आपको मैंने पहले भी बताया, तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। ये ध्यान रखें, विद इन 1 ईयर जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है, कैश इन हैंड, कैश जो हमारे पास होता ही है, बैंक बैलेंस जो बैंक में पड़ा हुआ है, स्टॉक जो हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है, चाहे वो कपड़ा है चाहे वो किसी चीज का भी हो सकता है। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जिनको हम क्रेडिट गुड्स बेचते हैं। जैसे मैंने रामलाल को सामान बेचा, मैंने श्यामलाल को सामान बेचा ऑन क्रेडिट, मैंने उधार बेचा है उनको। तो जिन व्यक्तियों को हम उधार सामान बेचते हैं, ये नोट कर सकते हैं आप अपनी कॉपी में, उनको डेटर्स कहते हैं, क्योंकि इनसे हमने बाद में पैसा लेना है। तो डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस की डेफिनेशन है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अभी आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया, आपने एडवांस दे दिया, आपने पूरे साल का किराया एडवांस दे दिया अपने लैंडलॉर्ड को, जनवरी में ही पूरे साल का किराया दे दिया आपने। तो अभी तो आपका जैन ही खत्म हुआ है, फेब पड़ा हुआ है, मार्च पड़ा हुआ है, दिसंबर पड़ा हुआ है, तो जो 11 महीने का किराया आपका वो प्रीपेड हो जाएगा, वो आपका करंट एसेट हो जाएगा।
अगर आप उसको वापस लेना चाहें, अगर आप बीच में मकान खाली करते हैं प्रीपेड रेंट, तो आप बाकी का बचा हुआ किराया ले सकते हैं, राइट। ये करंट एसेट है। स्टॉक है, वो स्टॉक को हम ये चाहेंगे 6 महीने के अंदर, साल में वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। अब आते हैं नॉन करंट एसेट। क्या है नॉन करंट एसेट? जैसे नाम से क्लियर है कि जो करंट एसेट ना हो। नॉन करंट एसेट वो होती हैं जो हम बेचने के लिए नहीं लाते, नॉट फॉर रीसोल्ड, वो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। कौन सी वाली? नॉन करंट एसेट। आप चेयर्स पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट जो चेयर्स पे बैठे हुए हैं, ये जो बिल्डिंग है ये हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी है, या चेयर्स को हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, एसी लगा हुआ है उसको हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, तो ये नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मशीन इज द फिक्स एसेट। तो नॉन करंट एसेट में एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट वो होती है जो लंबे समय के लिए यूज होती है, फॉर लॉन्ग पीरियड, जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। जैसे आपकी बिस्किट की फैक्ट्री है, तो बिस्किट बनाने के लिए आपको मशीन चाहिए, राइट। एक धोबी है, एक वॉशरमैन है, उसके बाद ड्राई क्लीन की मशीन है, तो ड्राई क्लीन की जो मशीन है वो फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है वो। तो जो फिक्स एसेट होती है वो लंबे समय के लिए यूज होती हैं, और फिक्स एसेट दो तरह की होती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मींस व्हिच कैन बी सीन एंड टच। जैसे आप चेयर्स पे बैठे हुए हैं, आपके घर की बिल्डिंग, राइट, तो आपके घर में जो लैपटॉप पड़ा हुआ है वो आपकी फिक्स एसेट्स हो सकती है। मेरे यहाँ पे लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, उसको हम बेचने के लिए नहीं लाए हैं, वो प्रोडक्शन में हेल्पफुल करता है। और एक होती है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच, लाइक गुडविल। गुडविल इज अ रेपुटेशन, गुड नेम, आप महसूस कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। और टेंजिबल कौन सी होती है? मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये टेंजिबल एसेट है। तीसरा पार्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को अभी आपने अपने माइंड में नहीं लेना, इसका धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दीज आर दोज एसेट व्हिच आर नॉट टेंजिबल, राइट, एंड नॉट इनटेंजिबल, यानी कि जो ना तो टेंजिबल है और ना ही इनटेंजिबल है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और बाद में आने वाली क्लासेस में और वीडियो में भी आपको बता देंगे। इसका एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट, बड़ी बड़ी कंपनी लाखों रुपए की एडवर्टीजमेंट करती हैं, उससे हमें बेनिफिट तो होते हैं, हमें स्टूडेंट मिलेंगे, रिलायंस फ्रेश वाले को अपने कस्टमर मिलेंगे ऐड करने से, टाटा वाला ऐड करेगा उसको अपने कस्टमर्स मिलेंगे, बाइक वाला ऐड करता है उसको अपने कस्टमर मिलते हैं। लेकिन वो जो एडवर्टीजमेंट पे 20 लाख या 20 करोड़ रुपए लगा रहा है, उसका बेनिफिट 1 साल तक नहीं मिलेगा, आने वाले 4-5 साल तक मिलता रहेगा। तो उसको हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, जो एसेट्स की तरह काम करता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब हम इसको ब्लैक बोर्ड से भी थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं। सबसे पहले आज हमारी टर्म्स है एसेट्स। एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अभी मैंने बताया था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। द राइट्स की बात नहीं की थी कि हमारी अपनी एसेट्स के ऊपर राइट होता है। हमारे पास स्कूटी होती है, वो स्कूटी हमने ली हुई है, वो मशीन ली हुई है, उसके कागज हमारे पास हैं, कागज ये बता रहे हैं कि हम उसके ऑनर हैं। Which are owned or controlled by an organization or an individual। इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है और इसको कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है। अब आपके जो एसेट्स के टाइप्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ये टाइप्स की बात अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एसेट्स के टाइप्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। These are those assets which are held by the business with the purpose of converting, underline the line, converting them into cash within 1 year. For example, cash in hand, bank balance, prepaid expenses and debtors. Debtors क्या होते हैं? जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं। Non-current asset, these are those assets which are held for long-term use in business and are not meant for resale. ये रीसेल के लिए नहीं होती है, नॉट मेंट फॉर रीसेल। जैसे कि आपने एक मशीन लिया है बिस्किट बनाने के लिए, तो मशीन इज द नॉन करंट एसेट, यू कैन से फिक्स एसेट्स।
इसको हम नॉन करंट एसेट में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उसमें से हम एक पॉइंट ले रहे हैं अभी, फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट दो तरह की हो सकती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल विच कैन बी सीन एंड टच, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। Intangible asset which cannot be seen and touched. For example, goodwill. Goodwill is the good name of the firm, reputation of the firm. Fictitious assets का थोड़ा सा लेवल रहेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं फिर आने वाली क्लासेस में भी आपको बता देंगे। These assets are those assets which are neither intangible asset, tangible asset, nor intangible asset. जो ना तो tangible asset होंगी और ना ही intangible asset होंगी। एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके स्टूडेंट, अब हम सेकंड टर्म सीखेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, हमारी सेकंड जो टर्म्स है वो आएगा लायबिलिटीज। एसेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया और आने वाले वीडियोस में भी उसकी और भी डिटेल बताते रहेंगे। अब हमारी जो सेकंड टर्म्स है वो है लायबिलिटी। तो अब आपके माइंड में आएगा लायबिलिटीज क्या है, बिकॉज यू आर न्यू स्टूडेंट्स and subject is new for you। तो liabilities क्या है? It is an obligation और it is a debt। obligation का मतलब होता है जो आपने पे करना है। अब एक बिजनेसमैन कभी कभी क्या करता है, सामान उधार भी खरीद के लाता है। मान लीजिए कि मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो मैं अपनी दुकान में दो तरह की स्टेशनरी खरीद के लाऊंगा, एक कैश बेस पे और एक क्रेडिट बेस पे। कैश बेस में जब मैं स्टेशनरी लूंगा वो तो मैं कैश पे कर दूंगा उसको, लेकिन जब मैं उधार स्टेशनरी लूंगा तो वो स्टेशनरी का मैं क्या करूंगा, पैसा बाद में दूंगा। तो स्टेशनरी तो मैंने ले ली लेकिन पैसे बाद में देने, तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन तो बन गया, डेप्ट बन गया। तो इसलिए लायबिलिटीज हम ये कह सकते हैं कि लायबिलिटी जो है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। Liability is an obligation or debt which is payable in future after some time। वो 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने भी हो सकते हैं और आफ्टर 1 ईयर भी हो सकता है। तो लायबिलिटीज आप 1 साल के अंदर भी पे कर सकते हैं और 1 साल के बाद भी पे कर सकते हैं। तो ये ऑब्लिगेशन हो जाता है, जो पैसा आपने किसी को देना है, ऑब्लिगेशन, डेप्ट। तो जो लायबिलिटीज है वो नॉर्मली 2 तरह की होती है आपके लिए। देयर आर 2 टाइप्स, non-current liabilities and current liabilities। Non-current liabilities are those liabilities which are payable after 1 year। जो आपने 1 साल के बाद पे करनी होती है उनको non-current liabilities कहते हैं। Non-current liabilities, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स। आपने 5 साल के लिए, 6 साल के लिए लोन ले रखा है। मान लीजिए कि मैंने अपनी इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के लिए लोन ले लिया और मैंने बैंक को बोला मैं 10 साल तक पे करता रहूंगा, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई मेरे ऊपर। एक होता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेबल विद इन 1 ईयर। ध्यान रखें, विद इन 1 ईयर। जैसे मेरी स्टेशनरी की दुकान है और मैंने उधार खरीद लिया, तो मैंने गणेश से उधार खरीदा है, तो गणेश को मैं क्रेडिटर्स बोलूंगा, नोट कर लेंगे। गणेश को हम क्रेडिटर्स बोलेंगे जिनसे मेहता सर उधार खरीदेंगे। मैं स्टेशनरी उधार खरीदता हूं किसी से, उसको मुझे पैसा देना है, मैं उसको क्रेडिटर्स बोलूंगा। जिसको मुझे पैसा देना है, जिस व्यक्ति से मैं स्टेशनरी उधार खरीद के ला रहा हूं, बुक्स क्रेडिट बेस पे खरीद के ला रहा हूं, तो मुझे उसको क्रेडिटर्स बोला जाएगा, राइट। और क्रेडिटर्स को मैं पैसा कितने महीने में दे दूंगा, 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में। ऐसा तो नहीं कि 5 साल के बाद पे करूंगा या 1 साल के बाद पे करूंगा। तो करंट लायबिलिटीज वो होती है जो 1 साल के अंदर अंदर पे हो जाती है, जैसे कि क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, राइट। 6 महीने का लोन ले लीजिए किसी से, 8 महीने का शॉर्ट टर्म लोन से हो सकता है। क्रेडिटर्स मैंने आपको बता दिया जिसको हमने पैसा देना होता है, जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं। एक्सपेंसिव ड्यू बट नॉट पेड, आपने कुछ ले लिया, पैसे नहीं दिए, आप रेंट पे आपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, रेंट पे आपका ऑफिस है, आपने उसका रेंट नहीं दिया, रेंट 2 महीने का नहीं दिया, 1 महीने का नहीं दिया, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसिव ड्यू बट नॉट पेड। ये करंट लायबिलिटीज होती है। अब इसके बाद आता है कैपिटल का नंबर। कैपिटल पहला पॉइंट हो गया एसेट, दूसरा पॉइंट हो गया लायबिलिटीज।
तो पहले आपको लायबिलिटीज के बारे में बता देते हैं। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन, ध्यान रखें, and that an enterprise has to pay in some time in the future, जो आपको फ्यूचर में पे करना है, पे तो करना है लेकिन फ्यूचर में करना है, और दैट इज द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, और जो मैंने किसी को पैसा देना है उसको ओड कहते हैं, और ओड मेरे पे लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी के दो टाइप्स हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, इट रेफर्स टू ए लायबिलिटी व्हिच इज यूजुअली पेएबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसको आप 1 साल के बाद पे करेंगे। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स इज द बेस्ट एग्जांपल, बाकी एग्जांपल भी आएंगे वो आपको बता देंगे, लिखने को मैं और भी बता सकता हूं, वो आप नोट कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन बाद में कर दी जाएगी। डिवेंचर्स और बॉन्ड्स ये बाद में बता दिया जाएगा आपको। जो सिंपल एग्जांपल है वो है लॉन्ग टर्म लोन्स। करंट लायबिलिटी रेफर टू लायबिलिटी व्हिच इज पेएबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, इसको जब आप लिखेंगे तो अंडरलाइन कर लें विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, इसको हम और कह सकते हैं क्या, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। और शॉर्ट टर्म लोन, आपने किसी से शॉर्ट टर्म लोन ले लिया 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, एंड अदर्स। कैपिटल, सबसे पहला पॉइंट एसेट, दूसरा पॉइंट लायबिलिटी, तीसरा पॉइंट कैपिटल। कैपिटल कौन लगाता है? कैपिटल इज दैट अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, राइट। जब मैंने ये बिल्डिंग ली तो मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया। आपके पापा बिल्डिंग लगाएंगे, आपके पापा बिजनेस करेंगे तो वो बिजनेस में पैसा लगाएंगे, आपके पापा को प्रोप्राइटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्रोप्राइटर। और ओनर बोला जाएगा। ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटीज भी कहते हैं, क्योंकि बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। ये ध्यान रख लें, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण। कौन सा कॉन्सेप्ट? सेपरेट, ये ध्यान रख लें, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। जो उसका ओनर है और दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में एक वॉल है, एक दीवार है। तो कैपिटल इज दैट अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। कैपिटल इज आल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। ये नेम भी आप नोट कर लें, बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डाल दिए जाते हैं। और इंटरनल लायबिलिटीज, कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटीज भी कहते हैं, और नेट वर्थ भी कहते हैं, और प्रोप्राइटर्स फंड भी कहते हैं। जो बिजनेसमैन होता है उसको प्रोप्राइटर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एसेट तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, लायबिलिटीज भी, और उसके साथ आपको कैपिटल भी बता दिया गया था। अब जो नेक्स्ट हमारी टर्म्स है वो है परचेजेस। अब परचेजेस क्या होता है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, अदरवाइज फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। परचेजेस का मतलब होता है कि ये गुड्स के लिए यूज की जाती है, जिस चीज में हम डील करते हैं। गुड्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारी फर्नीचर की दुकान है, या आप लोगों की फर्नीचर की दुकान है, तो फर्नीचर को आप खरीद के लाते हैं और फर्नीचर को आप बेचते हैं। तो जो चीज आप खरीद के लाते हैं और उसको फिर आप सेल कर देते हैं, उसको हम यहाँ पे गुड्स कहते हैं। तो जो परचेज टर्म्स है, जिस चीज में हम डील कर रहे होते हैं उसके लिए यूज होता है। जैसे फर्नीचर वाले की दुकान है, वो फर्नीचर खरीद के ला रहा है और फर्नीचर बेच भी रहा है, तो वो वहां पे परचेज वर्ड यूज होगा। लेकिन अगर आपके पापा अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर लाते हैं तो फर्नीचर वहां फिक्स एसेट्स का काम करेगा, वहां करंट एसेट्स का काम नहीं करेगा। लेकिन अगर एक फर्नीचर वाले की शॉप है, ये ध्यान रख लेना, वो फर्नीचर को खरीद के ला रहा है और फर्नीचर को उससे आगे बेचना है, तो वहां पे उसके लिए वो गुड्स का काम कर रहा है, स्टॉक का काम कर रहा है, वो करंट एसेट्स का एग्जांपल है। लेकिन अगर एक फैक्ट्री वाला है और वो अपने ऑफिस को बना रहा है और ऑफिस के अंदर सोफा सेट लेकर आ रहा है, तो वो उसके लिए फिक्स एसेट का काम करेगा, नॉन करंट एसेट का काम करेगा, क्योंकि वो सोफा सेट बेचने के लिए लाया। लेकिन जो फर्नीचर वाला है वो सोफा सेट खरीद के लाया और उसको आगे बेचेगा। एक कपड़े वाला कपड़ा ला रहा है और कपड़े को आगे बेचने के लिए ला रहा है,
तो उसको हम राइट परचेजेस वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वो उसमें डील कर रहा है, कपड़े वाला कपड़ा ला रहा है और कपड़े को बेच रहा है। तो जो कपड़ा ला रहा है वो अब डिपेंड करता है कि वो ट्रेडिंग का काम कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग का कर रहा है। अगर वो ट्रेडिंग का काम कर रहा है तो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि वो कपड़े को नॉर्मली ला रहा है और कपड़े को ही आगे वैसे का वैसा बेच रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो कपड़ा लाकर उसकी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर आगे बेच सकता है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, पहले रॉ मटेरियल लेकर आएगा, उसमें बटन लगाएगा, फिर दूसरी धागा इस्तेमाल करेगा थ्रेड, और फिर उसकी शर्ट बनाकर बाजार में बेच देगा। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला उसमें कुछ चेंजिंग्स करेगा। ट्रेडिंग वाला हो सकता है कि उसमें चेंजिंग्स करेगा ही नहीं। एक शर्ट वाला है वो रेडीमेड शर्ट लाता है और रेडीमेड शर्ट को लाकर बेच देता है। तो जब वो खरीद के लाता है तो उसको परचेजेस कहते हैं, जब वो बेचता है तो उसको सेल कहते हैं। अब जो कैश परचेज है और क्रेडिट परचेज हो सकती है, यानी कि परचेजेस के जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब होता है कि आपने 2 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा, 2 लाख रुपए कैश दे दिए या चेक से पेमेंट कर दी, राइट। और क्रेडिट परचेज का मतलब होता है कि आपने 2 लाख रुपए का कपड़ा ले लिया लेकिन उसको कह रहे हैं कि पेमेंट बाद में करूंगा, तो वो क्रेडिट परचेज हो गई आपके लिए। ऐसे ही सेल्स है। सेल्स में क्या होता है, सेल्स भी 2 तरह की है। जो आप कपड़ा लेकर आए हैं वो कपड़े को आप एज इट बेच रहे हैं, या उसमें हो सकता है कि कुछ चेंजिंग्स कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजिंग्स करके भी बेच सकते हैं। तो सेल्स भी 2 तरह की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। सेल्स जो वर्ड है वो भी आप जिस चीज की डील कर रहे हैं। एक आदमी का स्टेशनरी का काम है तो वो स्टेशनरी को खरीद के ला रहा है और स्टेशनरी को एज इट बेच रहा है, तो वहां पे सेल्स वर्ड आता है, क्योंकि वहां पे वो उसकी डील कर रहा है। तो जिस बंदे का जो काम होता है वहां पे जो वो खरीद के लाता है और बेच देता है तो वहां पे उसको सेल्स कहते हैं, राइट। Purchases refer to the amount of goods bought by a business for resale. इसको अंडरलाइन आप भी करें, मैंने भी करा हुआ है। और for the use in the production, और वो प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं। कपड़ा लाकर उसकी शर्ट बना सकता है और फिर शर्ट को आगे बेचेगा। कपड़ा लाया, शर्ट बना दी। परचेजेस 2 तरह की हो सकती है, कैश परचेजेस ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। तो जिस चीज की हम डील करते हैं, जिस चीज को हम खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको हम गुड्स कहते हैं। ये चीज ध्यान रखें। ट्रेडिंग कंसर्न परचेजेस आर मेड फॉर रीसेल, यहां पे वो रीसेल के लिए लाया है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल परचेज, उस पे वो प्रोसेस करेगा एंड फर्दर इनटू फिनिश गुड्स एंड देन सोल्ड। जैसे भी मैंने बताया कि वो कपड़ा खरीदेगा, कपड़े की शर्ट बनाएगा, उसको कन्वर्ट कर दिया, प्रोसेस कर दिया, आगे बेचेगा। सेल्स रेफर टू द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट आर ऑलरेडी बॉट, या तो जो उसने ऑलरेडी सामान खरीद के रखा हुआ है उसको एज इट बेच देगा और उसको मैन्युफैक्चरिंग कर देगा। द टर्म सेल इज एसोसिएटेड विद द सेल्स ऑफ गुड्स। स्टेशनरी वाला स्टेशनरी ला रहा है और स्टेशनरी को एज इट बेच रहा है। आर डील्ड विद द फॉर्म, फॉर्म जिसमें डील करती है। सेल भी 2 तरह की हो सकती है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, राइट। तो परचेजेस भी हो गया, सेल्स भी हो गया। अब आते हैं ड्राइंग्स, DRAWINGS। ड्राइंग्स क्या होता है और कैपिटल क्या होता है भाई द्वारा। जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसको कैपिटल कहते हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं। और जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, अगर उसमें से कुछ घर के लिए निकाल लेते हैं, फॉर हाउस होल्ड, फॉर पर्सनल यूज, तो उसको हम यहाँ पे ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स इज दैट अमाउंट विच इज विड्रॉल बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। अगर वहां से आप पैसा घर के लिए निकाल लेते हैं तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। और ये ध्यान रख लें, नोट कर लें, ड्राइंग से आपकी कैपिटल हमेशा रिड्यूस होगी। क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो विड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ये ध्यान रखें, फॉर पर्सनल यूज। आपकी कपड़े की दुकान है और आप कपड़ा घर के लिए ले जाते हैं आपके पापा, राइट। आपकी साड़ी की दुकान है तो मम्मी के लिए पापा एक साड़ी घर के लिए ले जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स हो जाएगा। वो गुड्स में ड्राइंग्स हो गई, क्योंकि वो मम्मी से उस चीज के लिए पैसा नहीं लेंगे।
फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स। ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ओनर्स, और ये कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने तीन टर्म समझाए जाएंगे, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड इनकम। तो अब आप ध्यान रखें कि एक्सपेंस क्या होता है। तो एक्सपेंस एक कॉस्ट होती है जो इंकर्ड की जाती है प्रोड्यूसिंग फॉर गुड्स। जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए पैसा खर्च होता है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं, और फिर हम आगे उसको सेल कर देते हैं। जैसे कि एक टेलर है, एक दर्जी है, वो शर्ट सिलना चाहता है, शर्ट बनाकर बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो वो सबसे पहले कपड़ा लेकर आएगा, उसमें धागा इस्तेमाल करेगा, उसमें बटन इस्तेमाल करेगा, राइट, और व्हाटएवर भी यूज, तो उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। तो एक्सपेंस एक कॉस्ट होती है जो हम इनकर्ड करते हैं, राइट, किसको प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स, फॉर सेलिंग, ताकि हम उस गुड्स को बाजार में बेच सकें। तो एक शर्ट बनाने पे जो खर्चा आता है, या जो हमने बहुत सारी शर्ट्स बनाई है उन पे जो खर्चा आया है, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस के बाद क्या होता है कि वो हमारे जो गुड्स है वो तैयार हो जाता है, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि गुड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, राइट, स्टॉक के बहुत सारे टाइप, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं, एंड फिनिश स्टॉक। तो हम वापस आते हैं, रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू एक टोटल अमाउंट होता है जो हमें गुड्स को सेल कर या सर्विसेज को सेल कर हमें मिलता है। हम जितने भी गुड्स बेचते हैं एक दिन में या एक महीने में, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। जैसे हमने 20,000 किलोग्राम, मान लीजिए हमने मैंगोज बेच दिए, तो उससे जो हमें पैसा आएगा वो रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जरूरी नहीं है कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी हो सकते हैं कि मान लीजिए हमने अपनी पूरी बिल्डिंग किराए पे दे दी, 4 फ्लोर किराए पे दे दी, और हमें वहां से 60,000 रुपए कलेक्ट हो रहे हैं 4 फ्लोर से, पूरी बिल्डिंग किराए पे दे दी, तो वो भी आपका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू आप समझ गए कि जो सेल करते हैं या जो हम सर्विसेज सेल करते हैं उससे जो पैसा आता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। अब पॉइंट आता है इनकम क्या होता है। इनकम को आप प्रॉफिट कह सकते हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होगा वो इनकम होता है, यानी कि आपका रेवेन्यू जितना ज्यादा होगा एक्सपेंस से, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। और इनकम को आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं। जैसे हमने अपना गुड्स प्रोड्यूस किया, उसकी एक्सपेंस आए हैं 60,000 रुपए, 60,000 रुपए, और हमने उसकी सेल कर दी, रिवेन्यू कर दिया 75,000, तो दोनों का जो गैप है 15,000 रुपए, 15,000, राइट स्टूडेंट, वो जो 15,000 है वो हमारी इनकम है, और इनकम को हम प्रॉफिट कह सकते हैं। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। और रेवेन्यू मैंने आपको बताया जो आप सामान बेचते हैं और उससे आपको जो टोटल अमाउंट आता है। फॉर एग्जाम्पल वेजेस, सैलरीज, रेंट, कमीशन। एक्सपेंसेस, इसको और करके देखें, एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स, एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग। सर्विसेज में भी खर्च आ सकता है। Revenue is the total amount received or receivable from the sale of goods or services. Revenue is the total amount. अभी मैंने आपको बताया कि आप एक महीने में जितनी भी सेल करते हैं या एक दिन में जितनी भी सेल करते हैं, वहां से जो आपको अमाउंट रिसीव हो गया है या रिसीव होना है, रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीव्ड का मतलब है मिल गया और रिसीवेबल का मतलब है नहीं मिला है। From the sale of goods and services, for example, amount received from the sale of goods, rent received, interest received, commission received। अब जो ब्याज पे पैसा देता है उसकी इंटरेस्ट इनकम है। इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो आपको प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000, गुड्स costing ₹60,000 are sold for ₹75,000। आपने जो सोल्ड करा है वो रेवेन्यू है,
और जो आपने गुड्स प्रोड्यूस करा है 60,000 वो आपका एक्सपेंस है। तो इनकम का एग्जांपल क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम 75,000 माइनस 60,000, इनकम इक्वल टू 15,000। तो 75 में से 60 माइनस कर देंगे, 15,000 आपकी इनकम आ गई। तो इसमें हम कह सकते हैं इनकम कैन बी सेट प्रॉफिट। इनकम को हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अब हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं। जिसके स्टेशनरी का बिजनेस है, अगर वो स्टेशनरी खरीद के ला रहा है और स्टेशनरी को परचेज करके ला रहा है और स्टेशनरी को सेल करता है, जिसकी बुक्स की शॉप है वो बुक्स को परचेज करके ला रहा है और बुक्स को सेल्स कर रहा है, तो उसको हम गुड्स कहते हैं अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। यानी कि इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जिस चीज में हम डीलिंग करते हैं, जिसकी किराने की दुकान है वो किराने का सामान लेकर आएगा और किराने का सामान बेचेगा, तो उसको हम क्या कह देते हैं, गुड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेशनरी की शॉप है, स्टेशनरी वाला स्टेशनरी खरीद के ला रहा है और स्टेशनरी को बेच रहा है। एक फर्नीचर वाला है, वो फर्नीचर में चेयर्स खरीद के लाता है और चेयर्स को बेच देता है, तो उसको हम गुड्स कहते हैं। लेकिन अगर वही स्टेशनरी मार्कर, पेन, पेंसिल, इरेजर अगर मेहता सर खरीद के ला रहे हैं इंस्टीट्यूट के लिए, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं है, वो मेरे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि मुझे बेचना नहीं है आगे, राइट। इसी प्रकार से अगर नेशनल कॉलेज में एक हम टेबल खरीद के लाते हैं, वो जो टेबल है वो हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा, क्योंकि मुझे आगे उसको रीसोल्ड नहीं करना है, राइट। अगर मैं चेयर्स खरीद के लाता हूं तो वो जो चेयर्स है वो मेरे लिए फिक्स एसेट्स का काम करेगा, एसेट्स का काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स वो होता है जिसको हम खरीदते हैं और बेचते हैं, राइट। तो इसको हम गुड्स कहते हैं। तो पहले गुड्स को देख लेते हैं। Goods refer to the product in which business unit is dealing. That is, goods mean all the items which are purchased and sold in the ordinary course of business. In the ordinary course of business. ये चीज आप ध्यान रखें कि जिस चीज में आप डील कर रहे हैं। For example, for a furniture dealer, right? Furniture dealer. So purchase of chairs and tables is termed as goods, while for others it is treated as an asset. मान लीजिए कि फर्नीचर जो डीलर है, अगर वो चेयर्स खरीद के लाता है तो वो उसके लिए गुड्स है। लेकिन अगर नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के अंदर हम 5 चेयर्स नई और ले आते हैं तो वो हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि हमने रीसोल्ड नहीं करना है। Similarly, for a stationery merchant, stationery is goods. For other, it is an expense, not purchase. अब यही अगर एक स्टेशनरी वाला है, वो स्टेशनरी खरीद के लाता है और स्टेशनरी को बेचता है, वो उसके लिए परचेज है, वो उसके लिए गुड्स है। लेकिन अगर नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हम पेन खरीद के लाते हैं, मार्कर खरीद के लाते हैं, राइट, स्केल खरीद के लाते हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस का काम करता है, क्योंकि हमने आगे बेचना नहीं है। और नेक्स्ट टर्म जो आपके सामने आ रही है वो है स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक। स्टॉक नॉर्मली क्या हो सकता है, स्टॉक वो होता है जो आप सामान खरीद के लाते हैं और लास्ट में जो अनसोल्ड बच जाता है, अनसोल्ड, ये ध्यान रखें, जो बिकता नहीं है उसको हम स्टॉक कहते हैं। जैसे कपड़े वाला है, वो 10 लाख रुपए का कपड़ा लेकर आता है, 8 लाख रुपए का कपड़ा बेच देता है और 31 मार्च को वो देखता है कि उसके गोदाम में 2 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है 31 मार्च को। तो वो जो 2 लाख रुपए का कपड़ा बचा हुआ है उसको हम स्टॉक कहेंगे, और उसको कौन से वाला स्टॉक कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो साल के जो एंड में कपड़ा बच जाता है, जो गुड्स बच जाता है, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, राइट। और जो साल के शुरू में हमारे पास अनस्टॉक स्टॉक होता है
उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। जैसे नया साल अप्रैल 1 को शुरू होता है और 31 मार्च को आपका खत्म हो जाता है, तो अप्रैल 1 को जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसको ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, और साल के एंड में जो स्टॉक है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे, राइट। इट रेफर टू द गुड्स हेल्ड बाय ए बिजनेस फॉर सेल। जो गुड्स हमने सेल के लिए रखा होता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। लास्ट में जो स्टॉक बच जाता है, यानी कि जो गुड्स बच जाता है उसको हम स्टॉक कहते हैं, जो हमने प्रोडक्शन के लिए रखा होता है या कंजम्पशन के लिए रखा होता है। अब ये स्टॉक नॉर्मली दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक अनसोल्ड गुड्स और स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक और स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का मतलब जब साल फिनिश होता है 31 मार्च को, और साल में शुरू में वही स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग। इसके अलावा भी जो स्टॉक है वो 3 तरह का हो सकता है। रॉ मटेरियल, ध्यान रखें, नोट कर लें, रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे एक चेयर बनाने वाला व्यक्ति है, टेबल बनाने वाला व्यक्ति है, फर्नीचर कंपनी है, वो फर्नीचर बनाती है, तो उसके लिए जो वुड होगी वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, राइट। एक शर्ट बनाने वाला, राइट, दर्जी है, तो वो दर्जी के लिए जो कपड़ा है, जो टेलर है, वो जो कपड़ा है वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। ऐसे ही दूसरा स्टॉक जो होता है उस स्टॉक को कहते हैं स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, सेमी SEMI, सेमी फिनिश, जिसको आप ये कह सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, WORK, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो पूरी तरह से तैयार नहीं है, अनफिनिश्ड है। जैसे अनफर्निश्ड चेयर्स, जैसे शर्ट पूरी नहीं बनी, शर्ट में भी बटन लगने हैं, शर्ट पूरी सिलाई हो गई उसमें बटन नहीं लगे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेमी फिनिश गुड। नोट कर ले, सेमी फिनिश गुड्स, और दूसरा नाम है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है आपके पास स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो शर्ट बनकर तैयार हो गई है, डिब्बे में पैक हो गई हैं, उसको हम फिनिश स्टॉक कहते हैं। इसी प्रकार से हमने जो एग्जांपल लिया था, वुड, खाली लकड़ पड़ी हुई है, वो रॉ मटेरियल है, उससे चेयर बनकर तैयार हो गई लेकिन पॉलिश नहीं हुई, उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। और चेयर एकदम से तैयार हो गई है और शोरूम में पड़ी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, यानी कि चेयर एकदम से कंप्लीट हो गई। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यू ऑफ वुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर। जो वुड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर के लिए ये रॉ मटेरियल है। वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। वैल्यू ऑफ अनफिनिश्ड चेयर, चेयर तो तैयार हो गई लेकिन अभी अनफिनिश्ड है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, वैल्यू ऑफ फिनिश चेयर, जो चेयर्स पूरी कंप्लीट हो गई है।